देखो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत सेंसिटिव भी है। मैंने जब वीडियो डाली तो मतलब बहुत लोग वैसे हो गए थे कि यार कुछ याद आ गया उनको, है ना। तो भाई ये स्टोरी अपने देश में एक हुई नेशनल ट्रेजेडी से रिलेटेड है। 2023 में आपको पता होगा बालासोर में 3-4 ट्रेन टकरा गई थी आपस में। करेक्ट। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी उसमें। अब हुआ क्या था कि जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था उस जगह को बहनगा बोलते हैं, जो बालासोर के शायद वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है, बालासोर मेन सिटी से। और ट्रेन जो ट्रेजेडी हुई थी उसका नाम यही दिया गया था, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। तो बहनगा में जब एक्सीडेंट हुआ तो भाई बॉडीज़ इतनी ज़्यादा थी कि जो वहाँ का लोकल हॉस्पिटल था उसकी सारी बेड्स फुल हो चुकी थी, ठीक है। और एक्चुअल नंबर बहुत ज़्यादा थे, तो उन बॉडीज़ को उठा के वहाँ पर एक स्कूल है बहनगा हाई स्कूल, उसके अंदर रखी गई थी। अच्छा। उस स्कूल के अंदर एक मतलब छोटा सा हॉल जैसा एरिया है, उसमें ही सारी बॉडीज़ को इन्होंने रखा था। बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी थी जिनका अंतिम संस्कार वहाँ के लोकल्स ने किया, उनके रिलेटिव्स पहुँच नहीं पाए थे, ठीक है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उपमन्यु भाई, मैं उनका नेम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उपमन्यु भाई वहीं पर उनका ससुराल है बहनगा में। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो ये अपने ससुराल में ही थे। इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिल के बहुत सारी डेड बॉडीज़ को वहाँ से शमशान तक लेके गए थे। जो एक्चुअल वहाँ पर ट्रेजेडी हुई थी, जो एक्चुअल वहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा सैड सीन था, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया ईमेल में। अच्छा, जो ये उपमन्यु भाई हैं ये हैं इंडियन आर्मी के टेरिटोरियल जो फोर्स होती है इनकी, उसमें डॉक्टर हैं। इनकी पोस्टिंग है मणिपुर में। अब जो घटना हुई थी बालासोर वाली उससे 1 साल बाद आते हैं। 1 साल के बाद मतलब इनकी शादी हो चुकी थी और इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वाइफ प्रेग्नेंट है और यहाँ पर जो अभिमन्यु उपमन्यु भाई हैं ये भाई पोस्टेड है मणिपुर में। बेसिकली क्या होता है कि 2 महीने की पोस्टिंग होती है टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है, किसी भी डॉक्टर की। पर वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा थी तो इनका एक्सटेंड हो गया था, लगातार 2 साल से वहीं पे काम कर रहे थे। तो भाई इनके वाइफ को प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हुए थे। इन्होंने बोला था कि तुम अपने मम्मी के पास ही चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा केयर कर लेंगे वो लोग अच्छे से। इनके वाइफ वहीं पर थी अपने मम्मी के घर पे बहानगा में। तो होता क्या है कि भाई 6 महीने प्रेग्नेंट थी और एक रात मतलब ये उपमन्यु के साथ कॉल पे ही थी। कॉल पे थी तो बोलती है कि यार मेरे को मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। अब ऐसा होता है ना कि मतलब प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स और मूड स्विंग्स, तो इनको मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, अभी रहने दो, बहुत रात हो रही है, कल मैं जो सानू है इनके वाइफ का भाई, उससे मैं भिजवा दूंगा, खा लेना। ये बोलते कि नहीं मैं बस लेके आती हूँ फटाक से बाहर से। भाई उपमन्यु की वाइफ उस रात 12:30-1 बजे के आसपास बाहर निकल गई। कोई रोड साइड वेंडर था, वहाँ से गई, अपना मंचूरियन पैक करा के लेके आई। पर अब जब वो घर पहुँचे ना भाई, सब सीन चेंज हो चुका था एकदम। ये उसके अगले दिन से ही बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी। खाना कभी कभी बनाती किचन में जाके तो भाई वो उबल रहा है, चाय उबल रहा है, वो पूरा गिर रहा है इनका ऊपर से, वो जो सॉसपेन होता है, कोई ध्यान नहीं है, सामने देख रही है एकदम। सब्जी बना रही है, चावल बना रही है तो एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा बना दे रही है। और बात ये थी कि भाई वो सारी चीज़ें वो खा भी रही थी, मतलब इनका इतना है ना खाने का, भाई इतना खा रही थी। अच्छा। इनका मूड भी बहुत मतलब मूड स्विंग्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी, गुस्सा आने लगा बहुत ज़्यादा इनको। अब यहाँ होता क्या है कि जो उनके मम्मी पापा थे उन्होंने सोचा कि भाई ये प्रेगनेंसी में इनका मूड स्विंग हो रहा है, उसकी वजह से कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से इन्होंने एड्रेस नहीं किया उस चीज़ को कि नॉर्मल ही है। तो अब ये क्या होता है कि यहाँ पर इनकी वाइफ रूम बंद करके रहने लगी बहुत देर तक, जाके लोग नॉक करते तो खोलती नहीं। और फिर उन्होंने नोटिस किया कि भाई उसके 4-5 दिन के बाद से, जिस दिन वो मंचूरियन खाने गई थी, ये रूम बंद करके अंदर बैठी है, कोई नॉक कर रहा है रात को, जाके गेट खोलो चलो खाने ऐसे। तो ये लोग नोटिस करते हैं इनके मम्मी पापा कि अंदर से ना उनके रूम से बेड से चल के कोई गेट तक आता है, ठीक है, खड़े होके तो बहुत डीप ब्रीथ करता है और फिर वापस चली जाती है वो बिना गेट खोले। और फिर वो गेट खुलता था उसके 10-15 मिनट के बाद। अच्छा। और वो 3-4 बार होता है, 3-4 बार कोई आता एकदम गेट तक, इनकी आवाज़ सुनता और वापस चला जाता। ये लोग समझ नहीं पाए कि भाई क्या हो रहा है। पर इन्होंने उपमन्यु को नहीं बताई ये बात कि भाई तुम्हारे वाइफ के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। इनकी वाइफ एक्चुअली वहाँ पोजेस हो चुकी थी। जब ये मंचूरियन लाने गई थी तो ये बाद में बताया उपमन्यु ने कि जब ये मंचूरियन लाने गई थी तब वहाँ पर जो ट्रेन एक्सीडेंट में एक औरत मरी थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसकी स्पिरिट इसके अंदर आ चुकी थी। अरे
ये सब रिवील कब हुआ, जब प्रेगनेंसी का टाइम हुआ, ये गई वहाँ हॉस्पिटल में, तो इनका जो बेबी था ये डेड था। अच्छा, ठीक है, और डॉक्टर ने बोला कि आप अब कभी माँ नहीं बन पाएंगे। तो वो स्पिरिट क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, ये चीज़ ये मालूम मैं पड़ी? बता रहा हूँ। तो उपमन्यु को जब पता चला, ये घर आया, तो इनके सारे फैमिली वाले इसको लेके गए, मतलब दिखाने के लिए झाड़ फूक, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी मतलब वो चिड़चिड़ापन ख़त्म नहीं हो रहा था, गुस्सा में रहना और फिर वैसे डोर पे वो हरकतें करना, वो सारी चीज़ें कर रही थी। इसको लेके गए ये लोग झाड़ फूक कराने के लिए, तब उसने यही बोला कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, इसके पेट में बच्चा था और उसने तुम्हारी बीवी पे कब्जा कर लिया है, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो भाई ये होता है ना कि जैसे स्पिरिट कुछ अगर क्रेव करते हुए डेथ करती है, जैसे मान लो कि वो लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, भाई उसको बच्चा चाहिए, ठीक है, उसको उसका तो बच्चा चला गया और उसकी डेथ हो गई, भाई उसकी ये अंतिम ख्वाहिश रह गई ना माँ बनने की, तो फिर ये ऐसे मतलब जो पर्सन होते हैं उन पे अटैक करती है, मतलब उनके शरीर में रहना चाहती है वो फील करने के लिए कि भाई ये जब बच्चे को जन्म देगी तो मैं उसके शरीर में रहूँगी। बट उनका बच्चा फिर भी सर्वाइव नहीं कर पाया। तो अब उपमन्यु ये बोल रहे थे कि अब मेरे को ज़िंदगी भर ऐसे ही दुख के साथ रहना पड़ेगा कि बट इस इनका कोई वो नहीं हो सकता, इलाज नहीं हो सकता कि किसी कोई भाई उस जो वो जो स्पिरिट थे उसने बॉडी के अंदर ही इंटरनली कुछ ऐसा कर दिया कि अब वो नहीं बन पाएगी माँ। स्पिरिट ने ये भी देखा ना कि भाई वो प्रेग्नेंट औरत है, जा रही है, मैं नहीं दे पाई, तो जेलस भी हो जाते हैं बहुत बार, आउट ऑफ जेलसी भी ऐसे डैमेज कर देते हैं। ये उस स्कूल के सामने पोजेस हुई हैं, ठीक है, वो स्कूल भाई बहुत हॉन्टेड है अब इस टाइम पे। जो वहाँ के बच्चे थे जो स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को कंप्लेन किया बहुत बार कि जब वो लोग उस वाले कंपाउंड से गुजरते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी गई थी, तो लोग देखते हैं भाई कि सामने स्पिरिट है, इनको शैडोज़ दिखते हैं, इनको मतलब एक्सपीरियंस हो जाते थे। इन्होंने जाके अपने घर पे कंप्लेन किया कि मम्मी मेरे को ऐसे दिख रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल में आए और इन्होंने मतलब बोला कि मतलब हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, सेफ़ नहीं है इनको यहाँ पढ़ाना। तब शायद लास्ट ईयर ये न्यूज़पेपर में भी निकला हुआ है, गवर्नमेंट ने उस स्कूल की जो वो वाला बिल्डिंग था जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखे गए थे उसको डेमोलिश करके एक नई बिल्डिंग बनाई है उधर। भाई आप इतना राइड करते हो, राइड के दौरान हुआ है कुछ आपको एक्सपीरियंस या कुछ है? भाई राइड के दौरान मतलब हॉरर में तो एक घटना हुई थी, बाकी मैं एक स्पाई के घर पे रुक चुका हूँ। इंडियन स्पाई? इंडियन स्पाई। ओ भाई, उनके क्या एक्सपीरियंस थे भाई? हाँ वो मैं बताता हूँ, पर पहले ना मैं आपको ये हॉरर वाला बता देता हूँ। मैं उस समय ऑल इंडिया राइड पे था और उसी दौरान मैं पहुंचा था कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी से मतलब मैं ना ये 19,000 किलोमीटर की राइड कर रहा था एक टेंपल के फंड रेजिंग के लिए। तो उस दौरान मैं जब कन्याकुमारी पहुंचा तो अगले दिन मेरे को रामेश्वरम निकलना था। मैं रात के 8 बजे मतलब 7:30 के आसपास बीच पे गया, कन्याकुमारी का जो मेन बीच है वहाँ पे ना जनवरी का टाइम था, अराउंड 13th-14th डेट। उस टाइम पर अपना वो फेस्टिवल होता है ना, एक पोंगल टाइप को सेलिब्रेट करते हैं, और ना मकर संक्रांति। वहाँ पर वो ना बहुत अच्छे से 3-4 दिन का फेस्टिवल होता है। तो मैं बीच पे खड़े को देख रहा था, बहुत क्राउड है भाई, लोग यहाँ पे पूरा मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मैं उस टाइम पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे को कंटेंट भी बनाना होता था। अब मेरा ज़्यादा कंटेंट हुआ नहीं था कन्याकुमारी से और मेरे को नेक्स्ट डे निकलना था। मैंने फिर सर्च किया कि आसपास घूमने की कौन सी जगह है, तो ना उसमें एक फ़ोर्ट का नाम आया, वटाकोटाई फोर्ट। ये एक ऐसा फोर्ट है जिसको कि ट्रैवनकोर एम्पायर ने बनवाया था। समंदर के किनारे फोर्ट बना हुआ है ताकि कुछ अगर समंदर से अटैक होता है तो उसको डिफेंड कर सके। मैंने सोचा कि भाई यहाँ से बीच से 4-5 किलोमीटर है, चलते हैं। अब मेरे को लगा कि यार बीच पे इतने टूरिस्ट हैं, सब लोग घूम रहे हैं, फोर्ट पे भी होंगे टूरिस्ट उस समय, है ना। मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैं भाई निकल गया गूगल मैप लगा के फोर्ट की तरफ। 2 किलोमीटर चलने के बाद मेन रास्ता कट जाता है, अंदर जाता है गाँव की तरफ। मैंने भाई बुलेट घुसा दी गाँव की ओर, चलता गया। गांव एकदम सन्नाटा, एक इंसान नहीं, कोई नहीं दिख रहा मेरे को। मैं चलता गया, फोर्ट अभी भी मेरे को दिखा रहा था 1 किलोमीटर है। रास्ते में मेरे को एक अंकल मिले, वो ना रोड के साइड पे एक नारियल का पेड़ जो होता है उस पर चढ़ के कुछ तोड़ रहे थे, नारियल वगैरह। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि भाई यहाँ से फोर्ट कितनी दूर है, मतलब टूरिस्ट तो मिल जाएगा ना, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई दिख नहीं रहा इधर। तो उन्होंने अपना कुछ तमिल लैंग्वेज में कुछ बोला, मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को ये भी डर लग रहा था कि उस दोनों साइड पे ना जंगल टाइप का था, कि भाई कोई जानवर निकल के मत आ जाए सामने। मैं भाई पहुंचा फाइनली उस फोर्ट पे। दूर से मेरे को फोर्ट दिख रहा है। फोर्ट से करीब 200 मीटर पहले मेरे को दिखता है कि उसके सामने ना रोड ब्लॉक किया हुआ है एक लकड़ी डाल के, समझ रहे हो, मतलब उसका क्लियर इंडिकेशन था कि इसको क्रॉस करके नहीं जाना है।
मैंने बुलेट को साइड से लिया, रोड छोड़ के साइड से लिया और चला गया फोर्ट की तरफ। उतरा तो भाई वहाँ पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ टच मत करना, ठीक है। वहाँ मतलब वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए थे और वहीं पे साइड में एक माता रानी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ के प्रोटेक्टर देवी है जो प्रोटेक्ट करते उस एरिया को। भाई जानवरों की आवाज़ आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। बिल्ली थी वहाँ पे और एक कुत्ता था और मैं सिर्फ, और कोई नहीं, घनघोर अंधेरा, ठीक है। उस टाइम पर मेरे वीडियो में भी है, मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं फोर्ट देख रहा हूँ, अपना ब्लॉग कर रहा हूँ, मेरे पीछे से दौड़ के गया कोई। अच्छा, एनर्जी महसूस हो रही है एनर्जी आपको अपने महसूस है, कोई आसपास। दौड़ के गया। ये मेरे वीडियो में है, रिकॉर्डेड है। मैंने सोचा कि यार अब यहाँ पे इस समय मतलब ठहर रहा हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा, चलते हैं। मैंने बुलेट उठाई, वापस होटल की ओर आने लगा। जब थोड़ा सा और आगे गया तो मेरे को रोड के साइड में दिखता है कि एक बोर्ड लगा है बीच रोड लिख के, बीच रोड लिखा हुआ और एरो बने हुए, मतलब उधर कोई बीच से साइड में वहाँ पे जाने का रास्ता था। मैंने सोचा कि यार मतलब मैं पूरा राइड करके कोस्टल से आ रहा था, मेरे को लगा कि यार 8-9-10 बजे तक तो लोग बीच पे बैठे होते हैं, यहाँ पे भी वैसा ही सीन होगा, चलो बीच पे चलते, कुछ टाइम स्पेंड करते, फिर वापस आ जाएंगे। भाई मैंने मेन वो गांव वाला रोड छोड़ के अंदर घुसा दी गाड़ी, ठीक है। चलता गया 200 मीटर जाने के बाद एक टर्न था, उस टर्न से होकर मुझे बीच की साइड जाना था। मैं जाके उस टर्न पे रुक गया। मेरे को क्या सामने दिखता है कि भाई नीले कलर के टॉम्स बने हुए हैं, वो शमशान घाट था पूरा। जो एक लड़का, एक बच्चा नहीं, एक आदमी नहीं, औरत, कुछ नहीं भाई, मैं अकेले सुनसान बैठा हुआ, सुनसान में एकदम। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जाऊं उधर बीच की तरफ घूम के आऊं, फिर पता नहीं कुछ आया अंदर से कि यार मत जा, सही नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा हूँ कि यार जाऊँ कि ना जाऊँ, तब तक मेरे हेलमेट का वाइजर खोला हुआ था, दोनों साइड से ना एकदम ठंडी लहर का ऐसे झोंका नहीं होता, आवाज़ सीटी मारते वो निकला। अब वो निकला तो फिर मैंने सोचा कि यार ये साइन है, वापस लौट जाना चाहिए। एडवेंचर चुतियापे में फ़र्क है भाई, तो फ़र्क मेंटेन करना चाहिए। मैंने प्लान ड्रॉप करके वापस आ गया अपने होटल। पर ऐसी जगहों पे ये भी होता है, वहम भी हो जाता है ना कभी कभार कि दिमाग उस तरीके से चलता, हो सकता है वो अरे यार वो आपके हवा मैंने फील किया अपनी स्किन पे यार। उसके बाद आप बीमार पड़े? मतलब उतना कुछ खास तो नहीं लगा उस रात, मेरे बॉडी में थकावट रही बहुत ज़्यादा, बॉडी पेन होता है ना बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं भगवान को थोड़ा मानता हूँ, महाकाल को, तो मेरे को लगता है कि सारे उनके ही गण हैं, तो अपने वालों को नहीं परेशान करते। सही बात है, तो बचा ही लिया फिर आपको एक तरीके से। अगर मुझे लगता है अगर मैं क्रॉस करके उधर चला जाता बीच की तरफ तो शायद कुछ हो सकता था। भाई आपके पास लोग जैसे स्टोरी तो भेजते ही हैं, कोई फोटो या विद प्रूफ भी चीज़ें भेजते हैं जो आप देख के शॉक हो गए हो, कुछ आया है ऐसा? भाई बिल्कुल, मतलब बहुत बार मेरे पास प्रूफ आती है स्टोरीज़ की जो उन्होंने कैप्चर किया है। एक रिसेंटली आई थी जो अपने चैनल पे मैंने मेंबर्स ओनली के लिए रखा हुआ है, और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी है पूरी से। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी, ये ना बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि मेरे स्टेट की है, मेरे स्टेट की है। अब एग्जैक्ट किस स्टेट की है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर मुझे जिसने स्टोरी भेजी है उसने बोला कि ये पूरी में जो लाइट हाउस है, ओल्ड लाइट हाउस, उसके नीचे की कहानी है। अच्छा, तो होता क्या है कि 4-5 लड़के थे वहाँ के, वो लोग जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने, स्कूल के ही बच्चे थे। तो रात को 12 बजे ये लोग पहुँचे अपने दोस्त को लेके कि भाई इसका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। फिर इनको नहीं पता था कि इनका हैप्पी बर्थडे असली में होने वाला है। अच्छा भाई ये लोग अपना लकड़ी का टेबल लगाते हैं वहाँ पे, केक वेक रख दिया काटने के लिए, और इसके बाद जब वो लड़का केक काटने गया वहाँ पे, तो एक जो उसका फ्रेंड था ये ना फ़ोटोज़ खींच रहा था, वीडियोस बना रहा था। भाई साहब उसको अपने फ्रेम में एक दिखता है कि जो बर्थडे बॉय है उसके जस्ट बाजू में एक फीमेल घोस्ट की वो खड़ी है, स्पिरिट खड़ी है, उसका प्रॉपर इमेज कैप्चर हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। तब ना केक काटने से जस्ट पहले वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से। मैंने पूछा क्या हो, तो उसने बोला कि भाई मेरे को मार रहा है कोई पीछे। कुछ टाइम के बाद ज़मीन पर लेट जाता और ऐसे पकड़ के बैठ गया अपना पीठ वेट, कि कोई मेरे को मारे जा रहा है लगातार। ये लोग अपना उस दोस्त को उठा के सीधा हॉस्पिटल पहुँचे, और हॉस्पिटल और उस पूरे प्रोसेस की वीडियो बनाई। उसी वीडियो में इस स्पिरिट के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, पूरे 30-35 सेकंड की ये पूरी क्लिप है, अभी आप सुन सकते हैं इसमें वीडियो में। अच्छा जब इसे लेके ये लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल पे डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसका पीठ उठा के देखा तो भाई उसके पूरे पीठ पे ऐसे मारने के निशान थे, बहुत बुरी तरीके से, पूरा पीठ एकदम लाल काला ऐसे पड़ा हुआ था। उसके भी फ़ोटो इन्होंने खींच के भेजी है मुझे, तो आप वो भी देख सकते हैं।
और फिर होता क्या कि अगले दिन वो जो बर्थडे बॉय था जिसको मारा था स्पिरिट ने, उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में ही। तो यार ये मेरे मतलब अभी तक जितने प्रूफ मुझे भेजे गए हैं सबसे भयानक था ये। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि महाराष्ट्र के, बिहार के, अब पता नहीं किस स्टेट की है, पर ये स्टोरी थी। अच्छा भाई, आप बता रहे थे आप एक स्पाई के यहाँ भी रुके थे यार, वो क्या स्टोरी है? तो यार मैंने ऐसे बताया कि मैं राइड करता हूँ बहुत, बुलेट लेके घुस जाता हूँ कहीं पे भी। तो लद्दाख में एक जगह है हानले। हानले के बारे में आपने सुना होगा, गए हो आप हानले? नहीं भाई। भाई लद्दाख की सबसे वो खूबसूरत जगह है। अब जो लेह से हानले तक जाओगे ना, वो रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा है, सबसे सीनिक रूट। मैं भाई हानले पहुंचा। हानले पहुंचने के बाद मुझे जाना था उमलिंगला। उमलिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है 19,000 फीट पे, ठीक है। तो होता क्या है कि उस जगह पर अच्छा, हानले से उमलिंगला की दूरी 105 किलोमीटर है, तो मेरे को 200 किलोमीटर लगभग अप डाउन करना था एक दिन में। तो उसके लिए क्या करते हैं राइडर्स, जो अपना पेट्रोल लेके जाते हैं साथ में, स्पेयर पेट्रोल लेके। मैंने भी अपने बाइक में पीछे रखा हुआ था जेरी कैन पेट्रोल का, पर दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने उस जेरी कैन को ना बाइक के पीछे बांध के नहीं रखा था, मैंने सिंपली उसमें डाल दिया था पीछे, जो लद्दाख करियर होता है। भाई लेके मैं पहुंच गया ऊपर, उमलिंगला पहुंचा, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, जो ये उमलिंगला टॉप है, ये माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे भी ऊपर है। अच्छा। इतनी हाइट है उसकी, इमेजिन करो। मैं भाई पहुंचा ऊपर उमलिंगला, वहाँ मैं जाके अपना मस्त सेलिब्रेट कर रहा हूँ। उसके पास में एक कैफ़े था, BRO कैफ़े, मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का कैफ़े था। वहाँ पे जाके हाथ मेरे पूरे फ्रीज़ हो रहे थे, हमें स्नोफॉल स्टार्ट भयानक वाले में जाके एक बड़ा तसला लेके पकड़ के बैठ गया था, गर्म तसले पानी का। वहाँ बैठा तो अंदर ही था मैं कैफ़े के अंदर। थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकला तब मैंने देखा कि भाई जो मेरे दोनों जेरी कैंस थे वो गायब है। अब मैंने सोचा था कि यार मैं ऊपर जाके ही पेट्रोल डालूंगा, मेरे पास पेट्रोल भी नहीं, जेरी कैंस गायब। अच्छा, वहाँ से उमलिंगला से मुझे 19-20 किलोमीटर और आगे जाके मैंने सोच रखा था कि एक डेमचौक करके गांव आता है। तो डेमचौक जो गांव है वो एक्चुअली उस टाइम पे 2-3 साल पहले की बात है, आधा चाइना में आधा इंडिया में, और चाइना इंडिया वाले पोर्शन पे भी क्लेम करता है अपना। अच्छा। कि ये हम मेरा ही है, इंडिया ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मैंने सोचा था कि भाई मैं जाऊंगा डेमचौक, और मैंने एक ब्लॉग में पहले देख रखा था कि वहाँ पर जो चाइनीज़ साइड है, बीच में ना कोयुल नदी बहती है, नदी के साइड में चाइनीज़ का पूरा वो कैंप है। वहाँ पर उन्होंने बहुत हाईटेक कैमरा लगा रखे हैं भाई, इतनी तगड़ी सर्विलांस होती है कि आप अपने साइड पे खड़े हो तो आपके शर्ट का बटन देख सकते हैं कितने बटन हैं इस शर्ट में। तो मेरा प्लान ये था, मैंने एक ब्लॉग में देखा था, मेरा प्लान ये था कि मैं उनको जाके झंडा दिखा के आऊँगा सालों को। देखो अब उमलिंगला टॉप पर भाई मेरे पास पेट्रोल नहीं, वहाँ पर सारे राइडर्स, मुझे लगता है 3-4 लीटर ही पेट्रोल बचा होगा टंकी में। मुझे वापस भी जाना था हानले, 100-150 किलोमीटर अभी राइड करके। अब सारे वहाँ पे जो बाकी राइडर्स थे, मैं तो सोलो गया था, जो बाकी ग्रुप था वो बोले भाई चलो हमारे साथ, हम रास्ते में तुम्हारी हेल्प कर देंगे, ठीक है, हम मेरे से पेट्रोल हमारे से लेके चलना। मैंने बोला भाई नहीं, मैं तो जाऊँगा डेमचौक और जो होगा देखा जाएगा, मैं ये काम करके आना मेरे को। मैं भाई निकला, डेमचौक गया वहाँ पे जाके फिर सामने था उनका कैमरा, मुझे पता था कि इस जगह पे देखते हैं ये लोग। वहाँ पे आर्मी वाले थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर पूरा सर्विलांस होता है। मैंने उठा के झंडा लहराया, पूरी वीडियो उसकी, ठीक है, उनको दिखाया प्रॉपर। फिर जो पीछे मेजर साहब थे खड़े थे, वो बोलते हैं कि भाई तूने ये कर तो दिया, पर नेक्स्ट जो फ्लैग मीट होगी उसमें इस इशू को रेज़ करेंगे ये लोग। मैं बोला सर आप वो सब हैंडल करना खुद, अब मेरे को अपना पेट्रोल सॉर्ट आउट करना है। मैं वहाँ से भाई आया उमलिंगला टॉप पे वापस, जैसे उमलिंगला टॉप, डेमचौक नीचे, मैं वापस आया झंडा दिखा के। अब मेरे को यहाँ से हानले जाना है 110 किलोमीटर। अब उस टाइम पर पेट्रोल नहीं, अब मैं जाऊँ भाई रास्ते में फंस जाऊँ, वहाँ पर बहुत ऐसे कम लोग जाते हैं। मैंने वहाँ पे पता किया तो किसी ने बताया कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे जाके एक कोयुल करके गांव पड़ता है, वहाँ गांव पे आज रात रुक जाओ, वहीं पर आपको पेट्रोल का इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई। मैं उमलिंगला से सीधा पहुँचा कोयुल। वहाँ पर जब मैं गया तो पता चला कि सिर्फ एक ही होम स्टे है उधर, और उसको बोलते हैं कोयुल टोंग्सपॉल। जो टोंग्सपॉल होता है वो उस गांव के जैसे पंचायत होता है ना, जैसे हेड जो होता है सरपंच होता है, सरपंच के घर जो होता है सरपंच का, तो उसको टोंग्सपॉल बोलते हैं, टोंग्सपॉल हाउस। वहाँ पर पहुँचा और मतलब अंकल आंटी थे, बूढ़े हो चुके थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला ठीक है रह जाओ आज रात। वहीं पर मुझे पेट्रोल भी मिल गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा ना भाई, तो मेरे पहुँचने के 1 घंटे के बाद ही एक तो मेरे फ़ोन में चाइना का वो पकड़ने लगा, टाइम जोन पकड़ने लगा। 1 घंटे के बाद ही भाई एक IB का ऑफिसर आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। उसने मेरा पूरा चेक किया, बैग वैग खोल के सब कुछ एकदम, क्या है, कहाँ से आ रहे हो, पूरी डिटेल ली।
फिर उसके बाद मैं रहने लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई क्या हो गया, मतलब इतना क्यों पूछ रहा है। मेरे बोला ठीक है बॉर्डर एरिया होगा मे भी उसके वजह से। और तब जब मैंने वहाँ के जो होस्ट थे उनसे बात करने स्टार्ट की तो भाई पता चला कि ये तिब्बत में स्पाई रह चुके हैं इंडिया के। अच्छा, वो अंकल तो मैंने उनसे पूछा हुआ कि अंकल ये सब बता सकते हैं, बोले कि हाँ बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं रिवील कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या था कि तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर रखा है। जो वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी का कुक था, जो उनका पूरा उनके शेफ़ होते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो उसमें एज अ कुक काम करते थे। अच्छा, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन भाई आर्मी को देते थे। तो मैं भाई रुका, उन्होंने बहुत चीज़ बताई मेरे को, कैसे कैसे इन्होंने किए कांड, वो तो मैं नहीं रिवील कर सकता। उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया कि इस तरीके तो वो उनका घर था आईबी ऑफिसर का? नहीं आईबी भाई वहाँ पोस्टेड है, आईबी का तो पर वो चेक करने क्यों आए थे? वो चेक करने क्यों आए थे? उन्हें कैसे पता चला आपके बारे में? अरे यार गांव के अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ, वो इतना सेंसिटिव इलाका, डेमचौक में चाइना कैप ये करता है, वहाँ से एलएसी एकदम पास में है 10-15 किलोमीटर। तो भाई वो तो आएंगे ना चेक करने, उनके तरफ तो कोई स्पाई नहीं आ गया। हाँ, तो भाई ऐसे जो भी सेंसिटिव एरिया होते हैं ना वहाँ पे आईबी तो पोस्टेड रहते हैं अपने बिल्कुल। तो वो फ्लैग वाली चीज जो आपने करी उससे लेना देना नहीं था, वो कोई भी जाता तो वो करते ही चेक? हाँ फ्लैग वाले से। और ये भी हो सकता है कि भाई क्या पता वहाँ से आर्मी ने इंटेलिजेंस दिया हो कि भाई एक बंदा आया था यहाँ पे ऐसे घूम के गया, क्योंकि जब मैं वो फ्लैग वाला काम कर रहा था तब कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ मैं था राइडर अकेले। हाँ हो सकता है। तो भाई ये जो पहली कहानी है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की है, और ये स्टोरी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर मृदुल ने। बहुत ही क्रिपी जिन हॉरर है, जो एक मुस्लिम फैमिली के साथ ये पूरी वारदात हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम फैमिली रहती है। वो जो गांव का लेआउट एक बार समझना कि बीच में मुस्लिम फैमिली का घर है, उसके जस्ट बाजू में प्लेग्राउंड है एक, उस घर के चारों ओर रास्ता जाता है, और उस रास्ते के आउटर में कॉलोनी बसी हुई है। उस मुस्लिम फैमिली का जो घर है उसके घर के अंदर एक मस्जिद भी है। होता क्या है कि ये लोग रोज़ अजान पढ़ते हैं, आसपास के जो गांव वाले वो भी आते हैं अजान पढ़ने के लिए। जब अजान ख़त्म हो जाता है रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये लोग ना एक दूसरे तरीके की अरेबिक अजान पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं ज़िक्र, उसको कई लोग चिल्ला भी बोलते हैं। वो जब पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली वो पूरा प्रोसेस होता है जिन को बुलाने का। वो लोग जिन को बुलाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और लास्ट में जिन को फिर मुक्ति दे देते हैं। आपने ट्रेनों में देखा होगा बहुत बार कि ऐसे लगा होगा कि फ़कीर का किसी का लगा, फ़कीर का बोर्ड लगा होगा कि आपको कोई भी समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, कोई भूत पिशाच से अगर छुटकारा चाहिए तो आप इस पे नंबर पे कांटेक्ट करें। तो बेसिकली यही फैमिली थी जो ऐसे काम करती है। तो ये लोगों की हेल्प करते थे? लोगों की हेल्प करते थे। तो होता क्या है कि इसकी फैमिली में एक लड़का है, छोटा बच्चा, सैफ नाम है, ठीक है, 8-10 साल का होगा, और उसके पापा हैं, उसके दादाजी हैं, और सैफ की मम्मी है। पापा और दादाजी ये काम करते हैं, बहुत एक्सपर्ट है इस चीज़ में। ठीक है, अब जो सैफ लड़का है वो ना ऑब्ज़र्व करता है कि भाई मेरे बाप दादा ये काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ इसके घर में ये काम होता था, तो मुझे भी चाहिए। इतने लोग आते हैं, इनको इतना मानते हैं, ठीक है, उनको एकदम सर पे बैठा के रखते हैं, तो मेरे को भी ये सारी चीज़ें चाहिए। एक चीज़ और समझना, जब वो रात में ज़िक्र होता है ना, रात को 9 से 12 बजे तक, उस टाइम पर अगर उनके घर के सामने कोई खड़ा है या फिर खड़े होकर सुन रहा है तो ना उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। ऐसे उनको लगता है कि उनकी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट पूरी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो गई सारी, उस तरीके से उनको फील होता है। तो सैफ को भी चाहिए कि भाई मैं भी ये काम करूँगा। एक दिन सैफ क्या, अच्छा, जो इनके घर के बाजू में जो प्लेग्राउंड है, यहाँ पे सारे लोग खेलने जाते थे। अब सैफ भी जाता है वहाँ पे खेलने। वहाँ पर उनके एक भैया हैं, हिंदू है वो, उसका नाम है प्रत्युष। ठीक है, प्रत्युष जो लड़का है, सैफ इसको भाई भाई बोल के बुलाता है। तो प्रत्युष उससे बोलता है कि एक दिन सैफ इससे बोलता है प्रत्युष से कि भैया आपके पापा क्या करते हैं। प्रत्युष बोलता है कि मेरे पापा सरकारी नौकरी में हैं। तो बोलता है सैफ कि तब तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे। उसने बोला कि हाँ कमाते तो हैं। यहाँ पर सैफ बोलता है कि मैं ना आपके पापा से भी ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। ठीक है, और ये चीज़ें ना लगातार होने लगे 3-4 दिन से। वो आता और ऐसे बहुत सारी ड्रीमी चीज़ें बात करता है एकदम, कि मैं ये कर लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा, बंगला खरीद लूँगा। लोगों ने सोचा, जो उसके साथ खेलने आते थे बच्चों ने सोचा कि भाई ये पागल हो गया, इसको बुली करने लगे। अब बुली करने से क्या हुआ कि सैफ को थोड़ा सा लगा अंदर कि भाई मेरे को कैसे चढ़ के मेरे पे बोल रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसने प्लेग्राउंड में जाना बंद कर दिया। अब भाई ये अपने कमरे में बंद रहता पूरे टाइम। जो इनका घर था, जो मुस्लिम फैमिली का घर था, उसके बीच में आंगन है और आंगन के चारों साइड में कमरे हैं।
तो उसका कमरा कॉर्नर में था, उसके दूसरे कॉर्नर पे उनके मम्मी पापा और उनके जो दादाजी थे उनका कमरा था। यहाँ पर सैफ ने क्या किया कि इसे जिक्र तो पता थी कैसे बोलते हैं, कैसे जिन को बुलाते हैं। भाई इसने रात को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो 9 से 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है। अब ये पढ़ के भाई बुलाता जिन को, ये करते करते इसको 38 दिन बीत गए, नहीं आया जिन। पर सैफ को पता था कि भाई जिन जो है इतनी आसानी से आता नहीं है, ठीक है, मुझे करना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी। भाई ये और इंटेंस कर देता। और 2 दिन के बाद जब ये अपने कमरे में सो रहा था तो भाई साहब रात के कोई 1:30-2 बजे के आसपास इसे सुनाई देता है कि कोई इसके सामने खड़े होके ग्रॉल कर रहा है, गुर्राने की आवाज़ आ रही है। और ये चीज़ तब होती है भाई जब वो साधना के बीच में था। अच्छा। साधना करते करते उसको सुनाई देता है ग्रॉल कर रहा है, और ना जैसे उसने देखा इसे डर लगा भाई ये उठ के बैठ गया। कुछ दिखा नहीं उसको? नहीं था वहाँ पे। अच्छा। वो था वहाँ पे, पर दिक्कत ये थी कि उसने जो उस दिन की साधना थी वो कंप्लीट नहीं की। भाई बीच में उठ के बैठ गया ये। अब जब ये बीच में उठ के बैठा भाई, तो वो सामने से एकदम इसको देख के घुर्रा रहा है जिन। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहा, घुराते रहा, उससे आई कांटेक्ट होती है इसकी। उसके बाद सैफ सो जाता है। नेक्स्ट डे से उसके जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने देखना स्टार्ट किया कि भाई ये अकेले छत पे जाता है शाम को, और वहाँ पे ना ऐसे रैंडमली किसी घर के सामने ऐसे करता है, पॉइंट आउट करता है फिंगर, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि बाजू में कोई खड़ा है उससे बात कर रहा है। उस तरीके से ये कम्युनिकेट करने लगा जिन से। यहाँ पर सैफ ने जिन को अपनी साधना से वश में कर लिया था। अब देखो भाई वो क्या करता है, उसको जब भी कुछ खाना होता उससे मंगाता, तो पैसे चाहिए वो उससे मंगाता, ला के देता सब कुछ। जब सैफ को कॉन्फिडेंट हो गया सैफ कि भाई ये जिन मेरे वश में है, मैं इसे कुछ भी करवा सकता हूँ, तब इसने फिर से प्लेग्राउंड में जाना स्टार्ट किया। प्लेग्राउंड में फिर से प्रत्युष मिलता है इसको। यहाँ पर सैफ जब पहुँचा बहुत दिनों बाद प्लेग्राउंड, तो ये एक बेंच पे बैठा हुआ था कॉर्नर में। प्रत्युष आता है इसके पास, बोलता है भाई क्या हो गया, तू आता नहीं आजकल खेलने, अपने ख्याली दुनिया से बाहर निकल आ भाई, मतलब इतना सही खेलते थे हम लोग। तो कुछ बोलता नहीं है भाई। ये ना अपना गर्दन ऐसे टेढ़ा करके सैफ, और भाई ऐसे बात कर रहा है किसी से। उसके बाजू में वो जिन था। उससे 10-15 सेकंड बात की, फिर ये प्रत्युष को पता है क्या बोलता है कि आप ना मेरे बड़े भैया को बहुत पसंद आ गए हैं। प्रत्युष बोलता है कि कौन सा बड़े भैया, भाई तू तो अकेले अपनी फैमिली में। बोला कि नहीं मेरे एक बड़े भैया हैं और आज रात को आपसे वो मिलने आएंगे। भाई साहब ये बोल के सैफ वहाँ से घर आ गया वापस। उस रात जब प्रत्युष सो रहा है रात को 2-2:30 बजे के आसपास, भाई साहब इसके विंडो के पास से वहीं गुर्राने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। इसकी बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है उस समय, आंख बस खुली है इसकी। ये थोड़ा सा आंख उठा के ऐसे सर उठा के देखता है कि कौन है, और जिन इसके सामने खड़ा है। सैफ ने बोला था मेरे बड़े भैया आएंगे, और जिन इसके सामने खड़ा था। अगले दिन प्रत्युष फिर से गया प्लेग्राउंड में। उस रात तो मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है, जैसे जैसे उसने मैनेज किया प्रत्युष ने। अगले दिन जब पहुंचा प्लेग्राउंड में, सैफ आता है, बोलता है कि भैया आप मेरे बड़े भैया आए थे ना आपसे मिलने। बोलते कौन से बड़े भैया? नहीं रात को जो आए थे ना आपसे मिलने कल, वही है मेरे बड़े भैया। इसकी फट लेती है भाई बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद से अगले 6-7 दिनों तक ये आया नहीं, मतलब प्लेग्राउंड में जाना ही बंद कर दिया प्रत्युष ने। इसकी मतलब तबीयत ख़राब रहने लगी बहुत बुरी तरीके से। अब इसके बाद सैफ क्या करता है कि इसने सोचा कि अब मेरे को प्रूव करना है लोगों को कि मैं भी उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई रोग है, तो मैं भी जिन से ठीक करवा सकता हूँ। यहाँ पर इसने डिसाइड किया कि पर यह होगा कैसे, ऐसे तो इसके बाप है, दादा है, ठीक है, कोई इसके पास क्यों आएगा। तो इसने सोचा कि भाई मेरे को प्रूव करना है। तो इसने पता है क्या प्लान बनाया कि भाई मैं इस जिन से अपने दादाजी को परेशान करवाऊँगा, और जब वो बिल्कुल आखिरी स्टेज में चले जाएंगे, मतलब कुछ भी हल नहीं निकल रहा है, तब मैं जिनको ऐसे मतलब सबके सामने बोलूँगा कि भाई ठीक कर दादाजी को, तो ये ठीक करेगा और लोग मेरे को मानने लगेंगे। पर ये सैफ का प्लान भाई बुरी तरीके से फेल होता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।